दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अपना जो टॉपिक रहेगा ऑक्सीकरण अंक के महत्वपूर्ण उदाहरण। और इस वीडियो सेशन में जितने भी अपन उदाहरण या एग्जाम्पल से डील करेंगे, इन उदाहरण में से एक उदाहरण आपके IIT, नीट, जेट और ICAR एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को एंड तक आपको सीन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, तत्व के अपर रूपों में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। मतलब किसी भी तत्व का अगर कोई भी अपर रूप आपको दिया हुआ हो तो उस अपर रूप में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है। बात करते हैं अगर यहाँ पर अपन उदाहरण से, तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं कार्बन। और कार्बन के कितने अपर रूप पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 3 अपर रूप पाए जाते हैं, जिनको आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हो। तो कार्बन के अगर मैं पहले अपर रूप की बात करूं तो कौन सा होता है? हीरा, जिसको डायमंड बोलते हो। दूसरा अपर रूप होता है कार्बन का कौन सा? ग्रेफाइट होता है। और बात करूं अगर मैं तीसरे अपर रूप की, तो तीसरा अपर रूप होता है यहाँ पर फुलरीन। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे ग्रेफाइट के अंदर, हीरा के अंदर और फुलरीन के अंदर, अगर तीनों में भी आपको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो हमेशा कितनी होगी? शून्य होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों के तीनों किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर मैं उदाहरण की बात करूं तो दूसरा उदाहरण आपके सामने है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अपर रूप की बात करें तो मुख्य रूप से इसके भी 3 अपर रूप है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अपर रूप होता है लाल फॉस्फोरस, दूसरा वाला अपर रूप होता है इसका काला फॉस्फोरस, और तीसरा वाला जो अपर रूप होता है वो होता है सफेद फॉस्फोरस। तो चाहे से आपको काला फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस अथवा लाल फॉस्फोरस, तीनों में किसी भी फॉस्फोरस में अगर आपको फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या अगर पता करनी है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। क्योंकि यहाँ पर लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस और सफेद फॉस्फोरस तीनों ही किसके अपर रूप है? फॉस्फोरस के। और इसके अंदर जो फॉस्फोरस अणु है, जो फॉस्फोरस है वो कौन सी इकाई के रूप में पाया जाता है? P4 इकाई के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार से सल्फर के अपर रूप हो जाएंगे आपके मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर हो जाएगा। तो उसमें भी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना आएगा? शून्य आएगा। दूसरा वाला नियम देखिए, सबसे इंपोर्टेंट है, वह अणु जिनमें तत्व तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे अणु होंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन और परमाणु के मध्य कौन सा बन पाया जाएगा? पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। और जब ये पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है तो वहां पर उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक प्राप्त होगी। जब भी आप उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जहां पर भी कोई तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या अगर प्रदर्शित कर रहा है और तो उसका मतलब क्या होगा? उस अणु में पेरोक्साइड बंध उपस्थित है। इसका सबसे पहला उदाहरण अपन डिस्कस करेंगे। उदाहरण संख्या 1 से यहां पर अपन डील करेंगे, उसको डिटेल के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहला अणु जिसके अंदर पेरोक्साइड बंध उपस्थित होता है उसका उदाहरण कौन सा होता है? केरो अम्ल होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 मेंशन किया है। और पहला वाला एग्जाम्पल कौन सा आपके पास? केरो अम्ल है। अब आपके एग्जाम में किसी भी नाम से यहां से सवाल पूछ सकता है, इसको केरो अम्ल बोल सकते हो, अदरवाइज इसी को आप क्या बोल सकते हो? पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हो, पर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए, चाहे से केरो अम्ल की बात करें अदरवाइज पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, दोनों का मीनिंग एक ही है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है इसका H2SO5। इसी को आप क्या बोलते हो? केरो अम्ल बोलते हो। अब अगर यहाँ पर अगर अपन नॉर्मल जहां से अपन इसको ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते आइए, अगर उस वाले सूत्र से ऑक्सीकरण अवस्था पता करें सल्फर की, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विद +1, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु के साथ बंध बना रहा है तो कौन सी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा? +1। प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता करनी है तो सल्फर को क्या मान लिया आपने? X कंसीडर कर लिया। प्लस
एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 5 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। और जो आपको अणु दिया हुआ है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है, तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू पता करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 + x - 10 = 0। और यहां पर x का मीनिंग क्या हो जाएगा, x = 10 - 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, +8 आ रही है। तो ये आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सल्फर है वो कौन से वर्ग से संबंधित होता है, 6th A वर्ग से संबंधित होता है। और सल्फर अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, +6 प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन पर सल्फ्यूरिक अम्ल या केरो अम्ल के अंदर कितनी ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त हो रही है, अगर आपने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया, +8। तो +8 इसके लिए क्या है, असंभव है, क्योंकि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है सल्फर के लिए, +6 होती है। ये ध्यान रखना है। सल्फर के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6 होती है। और यहां पर कितनी आ रही है, +8, जो कि संभव नहीं है। तो अब आपको क्या पता करना है कि जब भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त हो रही है गणना करने पर, तो वहां पर आपको कंफर्म ये मानकर चलना पड़ेगा कि अणु में कौन सा बंध उपस्थित है, पेरोक्साइड बंध उपस्थित है। और जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त करनी है, गणना करनी है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या के बराबर आएगी। मतलब यहाँ पर केरो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +6 आएगी। अब किस टाइप से +6 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, इसको किसके आधार पर समझेंगे, रासायनिक बंधुता सिद्धांत के आधार पर, मतलब वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर समझेंगे। तो यहां पर संरचना बनाइए, संरचना से सोल्व होंगे इस टाइप की प्रॉब्लम। ये लीजिए, सल्फर तो केंद्रीय परमाणु हो गया। किस प्रकार से संरचना बनेगी, S डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो ये तो क्या होता है, आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। तो यहां पर देखिए H2SO4, ये तो क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन आपको यहां पर कौन सा अणु बनाना है, पर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हो, केरो अम्ल भी बोलते हो। H2SO5, मतलब यहां पर क्या, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। और आपको पहले ही पता चल गया कि यहां पर कौन सा बंध उपस्थित है, पेरोक्साइड बंध उपस्थित है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पेरोक्साइड बंध बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से आबंधित होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन आबंधित होगा, हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअल में किसकी स्ट्रक्चर होती है, आपके केरो अम्ल की संरचना होती है। अब आपको यहां पर ऑक्सीकरण संख्या किसका पता करना है, सल्फर का। तो अब इजीली आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। जब भी संरचना है, संरचना से आपको ऑक्सीकरण संख्या पता करना, तो मैंने आपको क्या मेंशन किया था कि आपको जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है, उसके जितने भी बंध है, सभी बंध का क्या कर दीजिए, विखंडन कर दीजिए। जितने बंध का विखंडन कर रही हो, उतना ही आपको कम विद्युत ऋणी परमाणु पर प्लस आवेश लगाइए और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस आवेश लगाइए। अगर विद्युत ऋणता एक समान है, अंतर नहीं है, तो दोनों तरफ क्या लगेगा, 0 आवेश आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर की पता करनी है। सल्फर की पता करोगे तो देखो, सल्फर के में जितने भी बंध सभी का क्या करूंगा, विखंडन करूंगा। डबल बंध को मैंने क्या किया, विखंडित किया। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर की तुलना में अधिक है, तो कितने बंध तोड़िए, 2 बंध। तो अधिक विद्युत ऋणी पर तो -2 आ जाएगा, और सल्फर पर कितना आ गया, +2 आ गया। सेम बात देखिए यहाँ से, सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य कितना बंध उपस्थित है, एक ही बंध उपस्थित है। एक बंध तोड़ा तो ऑक्सीजन की ओर तो -1 आ गया, सल्फर की ओर +1 आ गया। अगर इस वाले बंध को मेरे को विखंडित करना है, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, एक ही बंध तोड़ा है, तो ऑक्सीजन पर तो -1 आ गया, सल्फर की साइड +1 आ गया। ये आपके डबल बॉन्ड, और अगर इसका आप विखंडन करोगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इधर -2, और सल्फर की साइड कितना आ गया, +2 आ गया। अब देखिए, जो भी सल्फर है, इसके आपने जितने भी बंध थे, सभी बंध का क्या कर दिया, विखंडन कर दिया। अब काउंट कर लीजिए कितना आएगा सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए काउंट करोगे तो 2 + 1 3 +2 5 और +1 कितना हो गया, 6। तो मीनिंग यहाँ पर जो सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो एक्चुअल में कितना है, +6 है। और यही मैंने आपको बोला था कि जब भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको प्राप्त हो रही है, तो उस वाले अणु में उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या के इक्वली क्या आ जाएगा, उसका ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल था ये,
जो एग्जाम्पल में आपके डायरेक्ट पूछा जाता है, नाम ध्यान रखना, इसका केरो अम्ल बोल सकते हो, अदरवाइज पर सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको आप बोलते हो मार्शल अम्ल। ये भी इंपोर्टेंट है, तो यहां पर ये लीजिए मैं मेंशन कर सकता हूं। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका उदाहरण है, आपके मार्शल अम्ल। डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं नाम से पूछ लेता है कि मार्शल अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मार्शल अम्ल बोल सकते हो। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सेकंड वाला नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये इन नामों में से किसी भी नाम पर आपके सवाल आ सकता है। और इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, मार्शल अम्ल बोल दीजिए, अदरवाइज परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बोल दीजिए। अब अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करोगे फॉर्मूला के द्वारा, तो देखिए फॉर्मूले के द्वारा क्या जाएगा, 2 + 2x - 16 = 0। डायरेक्ट सोल्व कर दिया है मैंने इसको। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 आ जाएगा, सल्फर के आपको फाइंड आउट करना, तो कितना आ गया, 2 है तो 2x हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 तो 8 का कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो इसको कितना देगा, 2x = 16 - 2 x = 14 / 2, तो मीनिंग कितना आ रहा है, +7। तो ये वाला भी क्या हो गया, वापिस ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि सल्फर है वो 6th A ग्रुप से बिलोंग करता है, और 6th A ग्रुप की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। यहाँ पर कितना आया है, +7 आया है। और आपको ये पता चल गया कि जब भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त होती है गणना करने पर, तो उस अणु में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बंध उपस्थित होगा, पेरोक्साइड बंध उपस्थित होगा। संरचना देखिए, संरचना किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए संरचना जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सेम सल्फ्यूरिक अम्ल आप मेंशन कर दीजिए। तो इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। ये लीजिए आपके पास S डबल बॉन्ड O और इस साइड मैंने मेंशन कर दिया OH। सेकंड देखिए इसी साइड S डबल बॉन्ड O और इधर मैंने मेंशन कर दिया OH। अगर आप देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए, H2, कितने सल्फर हो गए, S2, और ऑक्सीजन का नंबर कितना आया है, 3 to 5। और आपको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन मेंशन कर दिया, और कितने ऑक्सीजन है, 8। तो आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 ऑक्सीजन की। और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, कैलकुलेट करने पर कौन सा बंध उपस्थित है, पेरोक्साइड बंध उपस्थित है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, सल्फर से। ये कौन सा लिंकेज आ गया है, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। अब यहाँ पर अगर आप दोनों सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करोगे, और तरीका मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया, सल्फर के जितने भी बंध उन सभी को क्या कर दीजिए, आप विखंडित कर दीजिए। तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, +6 आएगा। और इस वाले सल्फर का भी ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, यहाँ पर +6 आएगा। तो यहाँ पर जो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है या मार्शल अम्ल है, इसमें दोनों ही सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6 होती है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। और तीसरा जो एग्जाम्पल है, बड़ा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसको आप बोलते हो नीला परक्रोमेट। तीसरा उदाहरण कौन सा है, तीसरा उदाहरण आपके पास है नीला परक्रोमेट। नीला परक्रोमेट, क्या फॉर्मूला होता है नीला परक्रोमेट का, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है CrO5। ये फॉर्मूला किसका होता है, आपके नीला परक्रोमेट का। ये एग्जाम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी टाइम आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आ रखा है। तो नीला परक्रोमेट की बात करेंगे CrO5 की। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले के द्वारा अगर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पता करूं, तो क्रोमियम का तो क्या कंसीडर कर लिया मैंने, X प्लस। अब एक ऑक्सीजन का -2 है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5 मल्टीप्लाई विद -2 उदासीन अणु है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सोल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, x - 10 = 0। तो x की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो रही है, आपको +10 ऑब्टेन हो रही है। और आपको ये पता है कि जो क्रोमियम है,
कौन से श्रेणी से संबंधित होता है? 3D से संबंधित होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात करोगे तो आर्गन आता है। उसके बाद में कौन आएगा? 3D में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 5 और 4s में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आता है? 1 आता है। तो ये क्या होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि जो संक्रमण तत्व है उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होती है? ns इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अगर मैं क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करूंगा तो ns इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, n-1d मीनिंग 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है इसकी? +6 हो सकती है। और यहाँ पर कितनी प्राप्त हो रही है आपको? 10 प्राप्त हो रही है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो जहां पर भी +10 आपको ऑब्टेन हुआ क्रोमियम, तो इसमें इस अणु में क्रोमियम की एक्चुअल में ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी आपके पास? +6 ही आएगी। और यहाँ पर भी कौन से बंध उपस्थित होंगे? पेरोक्साइड बंध उपस्थित होंगे। तो इसकी संरचना से ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर नियम नहीं लगते हैं तो वहां पर आपको संरचना बनाकर ही पता चलेगा कि कितना ऑक्सीकरण संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप CrO5, इसकी अगर रासायनिक संरचना की बात करें तो रासायनिक संरचना देखिए, इंपोर्टेंट है ये नीला परक्रोमेट। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। केंद्रीय परमाणु तो हो गया आपके पास क्रोमियम, कितने ऑक्सीजन है? 5। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन को तो आपको अटैच करना है डबल बॉन्ड के थ्रू, और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है जो प्रोक्साइड लिंकेज के थ्रू क्या रहेंगे? आपस में आबंधित रहेंगे। उनको अलग कलर से मैं मेंशन कर रहा हूं। तो ये लीजिए पहला वाला ऑक्सीजन और ये लीजिए आपके पास सेकंड वाला ऑक्सीजन। प्रोक्साइड लिंकेज बनाना, तो ये क्या बना दिया मैंने? प्रोक्साइड लिंकेज। सेम टाइप से देखिए इस साइड भी आपको कौन सा लिंकेज बनाना है? प्रोक्साइड लिंकेज वो प्रदर्शित करना है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया प्रोक्साइड लिंकेज। तो आप क्या देख रही हो कि जो नीला परक्रोमेट है इसमें कितने ऑक्सीजन प्रोक्साइड बंध के द्वारा आपस में आबंधित है? तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, लेकिन जो 4 ऑक्सीजन है उनमें क्या पाया जाता है? प्रोक्साइड लिंकेज पाया जाता है, और एक जो ऑक्सीजन है वो द्विबंध से क्रोमियम से आबंधित है। अब अगर आपको यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है तो उसके लिए आप इजीली पता कर सकते हो। तरीका क्या बता रखा है मैंने? जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको गणना करनी है संरचना के द्वारा, तो उसके जितने भी बंध है सभी बंध को क्या करना है? आपको विखंडन कर देना है। आपको ये पता है क्रोमियम तो धातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। और धातु पर हमेशा कौन सा आवेश आता है? धनात्मक आवेश आता है। तो जितने बंध तोड़ रही उतने धनात्मक और माइनस लगाते जाइए। ये वाला बंध तोड़ा, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहाँ पर तो क्या जाएगा? +1, इस ऑक्सीजन पर -1। सेम बात से ये वाला बंध टूटेगा तो यहाँ पर -1 और इस वाले क्रोमियम पर +1। यहाँ पर दो बंध को तोड़ा तो ऑक्सीजन की साइड तो -2 और क्रोमियम की साइड कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इस वाले बंध के कारण कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन की साइड -1, क्रोमियम की साइड +1। और इस वाले बंध को अगर विखंडित करोगे तो ऑक्सीजन की साइड तो -1 और क्रोमियम की साइड +1। अब यहाँ पर जितने भी बंध थे क्रोमियम के आपने उनको विखंडित कर दिया। अब काउंट कर लीजिए क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा? तो काउंट करोगे तो 2 +1 +1 +1, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना है? +6। कितना है? +6 है। +6 क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था होती है किसमें? नीला परक्रोमेट में। ये नाम ध्यान रखना आपको, क्योंकि काफी टाइम डायरेक्ट संरचना नहीं देता, आपको सूत्र ही नहीं देता, डायरेक्ट ये बोलता है कि नीला परक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संरचना आनी चाहिए। और ये जो संरचना बन रही है किस टाइप की संरचना है? ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। किस टाइप की संरचना बनती है? बटरफ्लाई लाइक, मतलब जो तितली होती है उसके समान इसकी क्या होती है? संरचना होती है, जिसमें जो 4 ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड बंध के द्वारा आपस में आबंधित होते हैं, और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +6 होती है। नेक्स्ट वाला उदाहरण देखिए। अब नेक्स्ट वाला उदाहरण बड़ा ही इंपोर्टेंट है, जिसमें आप उपसहसंयोजक बंध से संबंधित 2 बातें को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कितना आ जाएगा? ये 4। ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपसहसंयोजक बंध से संबंधित है। तो ध्यान से देखना है स्टेटमेंट क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है,
ये लीजिए मैं यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध बना रहा हूं। ए से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ए ने दान करके कौन सा बंध बनाया, उप सहसंयोजक बंध बनाया। और ये हमेशा ध्यान रखना, उप सहसंयोजक बंध को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो, तीर के निशान के द्वारा, एरो के द्वारा। दाता परमाणु के साइड टेल रखते हो और ग्राही परमाणु के साइड इसका शीर्ष या हेड रखते हो। पहला पॉइंट क्या बनेगा, यदि ये उप सहसंयोजक बंध है, कौन सा बंध है, ये वाला उप सहसंयोजक बंध है, तो इस उप सहसंयोजक बंध में अगर इसकी दिशा किस साइड है, कम विद्युत ऋणी परमाणु से, कम विद्युत ऋणी परमाणु से, कम विद्युत ऋणी परमाणु से अगर उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, किस साइड जा रहा है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना कि पहला नियम तो यही होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास उप सहसंयोजक बंध उपस्थित है और अगर उसकी दिशा की बात करूं तो दिशा किस ओर है उसकी, कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। और आपको यह भी पता है कि जो कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, ये एक्चुअल में कौन सा परमाणु होगा आपके लिए, दाता परमाणु होगा। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये वाला कौन सा परमाणु हो जाएगा, ग्राही परमाणु हो जाएगा। ये वाला कौन सा परमाणु हो गया आपके लिए, ग्राही परमाणु। तो यहां पर अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो ए तो क्या हो जाएगा आपका दाता परमाणु और बी क्या हो जाएगा आपके लिए ग्राही परमाणु। तो इस अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि जब भी उप सहसंयोजक बंध में उप सहसंयोजक बंध की दिशा कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो, मतलब दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर हो, तो उस वाली कंडीशन में जो दाता परमाणु होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2, और जो ग्राही परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 होगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर जो भी आपके पास दाता परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या उस उप सहसंयोजक बंध के कारण +2 होगा और ग्राही परमाणु का कितना होगा, -2 होगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम की अगर आप बात करेंगे तो यहीं पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो पॉइंट 1 हो गया इसके लिए। पॉइंट 2 अब की बार ये मैंने कंसीडर कर लिया, एक्स से इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है और वाई की ओर, तो मतलब एक्स तो दाता परमाणु हो गया और वाई क्या हो गया, ग्राही परमाणु। और यहां पर कंडीशन क्या लग गई है, कंडीशन ये लग गई कि जो विद्युत ऋणता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो एक्चुअल में किसकी ज्यादा है, जो एक्स परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है किसकी तुलना में, वाई की तुलना में। और इस वाले उदाहरण में क्या था, तो विद्युत ऋणता मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो बी परमाणु की ज्यादा थी, किससे, ए से। तो यहां पर देखिए जस्ट ऑपोजिट हो गया, विद्युत ऋणता है वो एक्स की ज्यादा है वाई से, और एक्स क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या बना रहा है, उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो इस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस वाले उप सहसंयोजक बंध जहां पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से कम विद्युत ऋणी परमाणु की ओर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी मानकर चलोगे, 0 मानकर चलोगे। मतलब इस उप सहसंयोजक बंध के कारण ऑक्सीकरण संख्या में योगदान कितना होगा, इसका 0 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब की बार जस्ट ऑपोजिट कर देना आपका, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इस प्रकार का उप सहसंयोजक बंध है जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है किसकी ओर, कम विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, कम विद्युत ऋणी परमाणु, कम विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। तो यहां पर क्या सीन बनेगा कि ये जो उप सहसंयोजक बंध है इसके कारण जो दाता परमाणु का पर भी कितना ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, 0, और जो ग्राही परमाणु उस पर भी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, 0 आएगा। मतलब इस उप सहसंयोजक बंध का किसी भी प्रकार से योगदान नहीं होगा ऑक्सीकरण संख्या में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने। अब एग्जाम्पल की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा HNC। ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो भी है HNC। तो यहां पर अपन को किसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता करना, अपन को नाइट्रोजन और कार्बन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था से अपन क्या करेंगे, अपन डील करेंगे। तो HNC, तो इसके लिए देखेंगे अपन किस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। संरचना ही इंपोर्टेंट है, तो यहां पर संरचना देखिए किस टाइप से बनेगी। ये लीजिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा कितना बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है।
अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और कार्बन, तो नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य कितना बंध उपस्थित होता है? द्विबंध उपस्थित होता है। और आपको यह भी बताया है कि जो नाइट्रोजन है वो 15वें वर्ग का तत्व है। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया? 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन और उपस्थित है, मतलब 1 लोन पेयर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कौन से बंध का निर्माण करेगा? उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो मतलब एक यहाँ पर कौन सा बंध आ जाएगा? उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। इधर अगर आप बात करोगे कार्बन के संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध के अंदर इसका यूज हो गया नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और रहेंगे। अब अगर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था और कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए देखिए किस प्रकार से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। संरचना आपके पास आ गई। तो सबसे पहले तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं ऑक्सीकरण अवस्था इसकी पता करता हूं। तरीका क्या है? जितने भी बंध दे रखे उन वाले बंधों को तोड़ दीजिए। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर मेरे को पता करनी है तो पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बंध अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आबंधित है, मतलब अधातु के साथ उपस्थित है, और अधातु के साथ हाइड्रोजन हमेशा प्लस बनाता है। नाइट्रोजन कितना आता है? -1। मतलब हाइड्रोजन की तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई और नाइट्रोजन की इस बंध के कारण -1 आ गई। लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी है तो मतलब नाइट्रोजन के जितने भी बंध है उन सभी बंधों को क्या करना पड़ेगा? विखंडन करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 2 सहसंयोजक बंध है, तो ये लीजिए मैंने दोनों सहसंयोजक बंधों को तोड़ दिया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता किससे अधिक है? कार्बन से। तो कार्बन पर तो कितना आ गया? इधर +2 आ गया, 2 बंध तोड़े, और नाइट्रोजन की साइड कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब कौन सा बंध रह गया? अभी भी उपसहसंयोजक बंध रह गया। और यहाँ पर शर्त देखिए, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, ग्राही परमाणु कौन है? कार्बन है। और दाता परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है? अधिक है। तो इस उपसहसंयोजक बंध का योगदान कितना होगा? 0 होगा। मतलब जब भी आप इस उपसहसंयोजक बंध को विखंडित करेंगे तो नाइट्रोजन की ओर भी 0 आएगा और कार्बन की ओर भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इस उपसहसंयोजक बंध का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होगा। योगदान क्यों नहीं है? ये वाला नियम देख लिए। जब भी दाता परमाणु अधिक विद्युत ऋणी हो और ग्राही परमाणु कम विद्युत ऋणी हो तो उस अवस्था में जो उपसहसंयोजक बंध है इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा? अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी आ गई? +1 आ गया। बात करोगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए काउंट कर लीजिए। सारे बंध तोड़ दिया आपने जितने भी बंध थे। तो देखिए -1 -2 कितना हो गया? -3 और 0। तो कितना हो जाएगा टोटल योग? -1 प्लस -2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा? -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? NC में -3। बात करोगे अगर कार्बन की, तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या देखिए कितना है? +2। तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 6। और उदाहरण नंबर 6 है, ये है आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब HCN, दोनों में डिफरेंस है। ये वाला तो क्या हाइड्रोजन साइनाइड और ये वाला क्या था? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। यहां पर तो HNC था और यहां पर क्या उपस्थित था? आपका HCN उपस्थित है। संरचना बना लीजिए, संरचना से सोल्व हो जाएगा। ये लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाता है। कार्बन, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक बंध तो बना लिया हाइड्रोजन के साथ और 3 सहसंयोजक बंध किसके साथ बना लेगा? नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। और नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बंध में काम आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब कितना लोन पेयर रह गया? 1 लोन पेयर। अब अगर आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है तो अब आप इसको इजीली पता कर सकते हो। कार्बन की अगर मैं बात करूं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, तो कार्बन के जितने भी बंध सबको तोड़ दीजिए। कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, हाइड्रोजन अधातु के साथ हमेशा +1, तो कार्बन पर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य कौन से बंध उपस्थित है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध का योगदान कैसे देखते हो? जो कम विद्युत ऋणी है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज लगाते हो जितना आप बंध का विखंडित करते हो। 3 बंध है कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य, तो मैंने क्या किया? तीनों बंधों को क्या कर दिया? विखंडित कर दिया। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा, तो 3 बंध के कारण नाइट्रोजन पर तो कितना आवेश आ गया? -3 और कार्बन पर कितना आवेश आ गया? +3। अगर आपको यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है तो देखो कार्बन की कितनी हो जाएगी? +3 प्लस -1, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आई है आपके पास? +2 आई है। हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन की कितनी आई है? +1 आई है। अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे हाइड्रोजन साइनाइड में
तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -t है। तो यहाँ पर संरचना बनाकर ही आपसे क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला उदाहरण लेते हैं अपना, उदाहरण नंबर 7। और ये उदाहरण भी काफी फेमस है। जितने भी इस वाले वीडियो सेशन में जितने भी उदाहरण अपन डिस्कस कर रहे हैं, सभी उदाहरण इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है Na2S2O3, ये भी इंपोर्टेंट है, Na2S2O3। और इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या किसकी पता करनी है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या करनी है, यहां पर पता करनी है। अगर मैं यहां पर सामान्य विधि के द्वारा जाऊं तो सोडियम क्षारीय धातु तो +1 है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद +1, प्लस सल्फर की पता करनी है तो 2 सल्फर है तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 1 ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 गुणा -2। और अणु पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है तो ऑक्सीकरण अवस्था का योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सोल्व करोगे तो इसको कितना जाएगा 2 + 2x - 6 = 0। आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x = 6 - 2 और यहां पर कितना हो जाएगा, और इसको आगे सोल्व करोगे तो x = कितना हो जाएगा, x = 4/2 = +2, मीनिंग यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना प्राप्त हो रहा है, +2 आ रहा है Na2S2O3 में। लेकिन यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था वो सही है या गलत है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किसके साथ करेंगे अपन, संरचना के साथ। तो संरचना देखिए किस प्रकार से होती है, Na2S2O3 की संरचना। तो ये संरचना जरूर आपको आनी चाहिए। तो देखो मैं संरचना यहाँ पर इसकी ड्रॉ करता हूं। सल्फर द्विआबंध से आबंधित होगा किससे, ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो ये लीजिए मैंने सेकंड वाला ऑक्सीजन इस साइड मेंशन कर दिया और थर्ड वाला ऑक्सीजन इस साइड मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर बन गया आपके पास O3 आ गया, सल्फर आ गया, 2 सोडियम है। और सोडियम आपको पता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर O नेगेटिव है तो इससे अटैच कौन होगा, आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू Na+। ठीक इसी टाइप से इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, Na+। क्या बना दिया आपने, Na2SO3। यहाँ पर कितना सल्फर रिमेनिंग रह गया, 1 सल्फर रिमेनिंग रह गया। और सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आगे सल्फर के, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए सल्फर के पास, 2 इलेक्ट्रॉन अभी रह गए। और यहाँ पर जो सेकंड वाला सल्फर कौन सी अवस्था में, तात्विक अवस्था में। तात्विक अवस्था का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है। अब यहां पर देखिए किस प्रकार से यहां पर आपको संरचना बनेगी, इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग देखिए। अब यहां पर देखिए जो सल्फर है इसके पास क्या उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कौन से बंध का निर्माण कर सकता है, ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। मतलब यहां पर ये एक ही सल्फर परमाणु बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा और कौन सा बंध बना लेगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि यहाँ पर कितने सल्फर उपस्थित है, 2 सल्फर उपस्थित है। और आपको पता करना है कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर अब इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। संरचना आपके सामने आ गई है। तो संरचना में क्या सिखाया था मैंने, जितने भी बंध है, जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है, सभी बंधों का क्या कर दीजिए, विखंडन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सल्फर का अगर मेरे को ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी है तो सल्फर के सभी बंधों का क्या कर दूंगा, विखंडन कर दूंगा। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है तो इस वाले बंध को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन की साइड -1 आ गया, सल्फर की साइड +1 आ गया। 2 डबल बंध से आबंधित है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा होती है। 2 बंधों को तोड़ा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ गया और सल्फर के ऊपर कितना आ गया, +2 आ गया। इस साइड देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य एकल बंध है, मतलब ऑक्सीजन की साइड तो -1 आएगा, सल्फर की साइड +1 आ गया। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध है। अगर उपसहसंयोजक बंध की दिशा किस ओर होती, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर, तो दाता पर तो +2 आता और ग्राही पर -2 आता। अगर दिशा किस ओर होती है इसकी, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी की ओर, तो वहां पर क्या आता है, नगण्य मान लेते। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो सल्फर और सल्फर दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, एक समान है। दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, एक समान है। तो मतलब यहां पर
जो भी दाता परमाणु उस पर कितना आवेश आएगा, जो भी आपके पास दाता परमाणु उसके ऊपर +2 आवेश आएगा और ग्राही परमाणु पर -2 आएगा। तो मतलब उप सहसंयोजक बंध के कारण दाता परमाणु पर तो +2 और ग्राही परमाणु पर -2। इस उप सहसंयोजक बंध का आप योगदान नगण्य कब मानते? जब उप सहसंयोजक बंध की दिशा किस ओर होती? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से कम विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती, तब उप सहसंयोजक बंध का योगदान कितना मानते हैं? नगण्य। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों की विद्युत ऋणता तो एक समान है, लेकिन जो दाता परमाणु उस पर +2 आएगा और ग्राही परमाणु पर -2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सल्फर की, अगर पहले वाले सल्फर की बात करूं मैं, कितनी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी? 2, 2, 4, 5, 6, मतलब एक सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +6, और दूसरे वाले सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। तो देखो कैलकुलेशन से गलत हो गया। कैलकुलेशन में तो आपको ये बताया था कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, जो रोंग है। संरचना बनाकर आप सोल्व करोगे, क्योंकि इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो हमेशा संरचना से ही सोल्व करने हैं। मतलब जो रासायनिक बंधुता सिद्धांत है, वीबीटी के थ्रू आपको संरचना ड्रॉ करनी है और संरचना बनाकर ही आप उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 भी और कौन सा होगा? -2 भी होगा। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर कितना आ जाएगा आपके पास? एग्जाम्पल नंबर 8। और एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हो विरंजक चूर्ण। कौन सा उदाहरण है? विरंजक चूर्ण। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो विरंजक चूर्ण है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। तो विरंजक जो चूर्ण है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, मतलब ये फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का। और यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या किसकी पता करनी होती है? क्लोरीन की पता करनी होती है। तो यहाँ पर इसकी संरचना देखना, संरचना इंपोर्टेंट है। संरचना अगर आपने ड्रॉ कर ली तो आसानी से ऑक्सीकरण अवस्था आप पता कर सकते हो। तो विरंजक चूर्ण की जब बात करते हो, संरचना देखना, यहाँ पर ये लीजिए कैल्शियम होता है यहाँ पर सेंट्रल एटम। यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2, और ये क्या? ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है? एक ऑक्सीजन के द्वारा क्लोरीन को अटैच करना, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। अब आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया? 1 क्लोरीन। तो यहाँ से कैल्शियम से क्या अटैच कर देना? आपको 1 क्लोरीन अटैच कर देना है। ऑक्सीकरण संख्या आपको किसकी पता करनी है? ऑक्सीकरण संख्या आपको पता करनी है किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन के जितने भी बंध उसको ब्रेक डाउन कीजिए। तो ये लीजिए, एक तो यहाँ पर उपस्थित है क्लोरीन, इस वाले बंध को ब्रेक डाउन किया तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो इधर तो कितना आ गया? -1। क्लोरीन पर कितना आ गया? +1। मतलब एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +1। दूसरे वाले की देखिए, अगर यहाँ पर कैल्शियम और क्लोरीन, अगर ये वाला बंध आप विखंडित करोगे तो कैल्शियम धातु है और क्लोरीन क्या होता है? अधातु। और धातु पर तो हमेशा ही कौन सा आवेश आता है? धनात्मक आवेश आता है। कितना बंध का विखंडन किया? एक बंध का विखंडन किया, मतलब इस साइड कैल्शियम पर तो +1 है और इस साइड क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? -1। तो आपको ये यहां से निष्कर्ष निकल गया कि जो विरंजक चूर्ण है उसमें जो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? एक क्लोरीन तो होता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, और दूसरा वाला क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण में एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, जबकि दूसरे वाले क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है? -1 आती है। नेक्स्ट वाला उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 9 इंपोर्टेंट है। ये लीजिए अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको आप बोलते हो अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट में आपको ऑक्सीकरण संख्या किसकी गणना करनी है? नाइट्रोजन की प्राप्त करनी है। मतलब जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी होगी? सबसे पहले मैं सामान्य विधि से इसका ऑक्सीकरण संख्या पता करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितनी है? 2। आपको नाइट्रोजन की पता करनी है, तो नाइट्रोजन को आपने क्या कंसीडर कर लिया? x। तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया? 2x प्लस कितने हाइड्रोजन उपस्थित है? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए +1 से, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बंधित है, जो कैसा होता है? अधातु होता है। ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो +3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, और उदासीन है तो किसके इक्वल कर दीजिए? 0 के इक्वल कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा? 2x + 4 - 6 = 0। 2x = 6 - 4, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 / 2 = +1। मीनिंग ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +1। दोनों ही नाइट्रोजन की, मतलब जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +1। ये क्या है? गलत है।
ये वाली ऑक्सीकरण संख्या क्या है, रॉन्ग है। तो किस प्रकार से आप इसको सोल्व करना है कि अमोनियम नाइट्रेट में 2 नाइट्रोजन परमाणु है, ये आपको दिख रहा है। अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन परमाणु है, 2 नाइट्रोजन परमाणु है, लेकिन एक नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक और दूसरे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका देखो मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हो, इसको आप सेटिस्फाई किस टाइप से कर सकते हो, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किससे हुआ, तो इसके थ्रू आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण है उसमें अमोनियम प्लस के रूप में होता है और नाइट्रेट NO3 माइनस के रूप में होता है। तो यहां से देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, उदासीन किसका निर्माण कर देगा, अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण कर देगा। तो जब भी आपको अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो आपको इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। मतलब अमोनियम में नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीकरण अवस्था है और सेकंड वाला कौन सा आपके पास है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, और जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी वही एक्चुअल में क्या होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। मैं दोनों की पता कर लेता हूं। नाइट्रेट की अगर बात करूंगा तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मेरे को पता करनी है, क्या मान लिया इसको X प्लस एक कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू आवेश कितना है -1, तो इसको इक्वल किसके कर दिया, -1 के। सोल्व करोगे तो क्या हो गया, X -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, +5। मतलब यहां पर जो नाइट्रेट के रूप में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसका ऑक्सीकरण संख्या तो कितना होता है, +5 होता है। दूसरा वाला ये वाला करेक्ट आंसर है। ये तो कौन से नाइट्रोजन के लिए है, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में उपस्थित है। दूसरा नाइट्रोजन किस में उपस्थित है, अमोनियम में। तो ये लीजिए अमोनियम के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो अमोनियम के लिए देखो नाइट्रोजन की पता करनी है, तो नाइट्रोजन को क्या मान लिया, X प्लस हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, +1। कितने 4, तो क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने +1 से, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग किसके इक्वल हो जाएगा, जितना आवेश उपस्थित है। आवेश कितना उपस्थित है, +1, तो मैंने इक्वल किसके कर दिया, +1 के। सोल्व करोगे तो इसको क्या बन जाएगा, X + 4 इक्वल टू +1। तो यहां से आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, X इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, +3 हो गया। मतलब यहां पर जो भी आपका जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम के रूप में उपस्थित है, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसमें अगर आपसे बात करें कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो कितना आएगा, एक नाइट्रोजन तो +5 में और दूसरा वाला किसमें आपके पास है, +3 में। तो ये ध्यान रखना है, एक नाइट्रोजन तो किसमें है आपके, सॉरी ये वाला इसको कैलकुलेट करो, X + 4 इक्वल टू +1 है, तो X इक्वल टू ये 4 उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, -4 और यहां पर क्या हो जाएगा फिर -1। तो यहां से कितना आएगा, इसका -3 आएगा। कितना आएगा, यहां से -3 आएगा। तो ये ध्यान रखना है। मतलब एक नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो +5 पर, दूसरे वाले की कितनी है, -3 है। तो यहां पर ये वाला है वो किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। ये लीजिए यहां पर मेंशन कर दिया मैंने, -4 -1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो नाइट्रेट में नाइट्रोजन है उसका तो +5 है और अमोनियम के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसका -3 है। तो ये ध्यान रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +5 भी होता है और -3 भी होता है, दोनों होता है। किस प्रकार से पता चला, क्योंकि एक्चुअल में जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका निर्माण किससे हुआ है, अमोनियम प्लस नाइट्रेट से। तो इन दोनों के अंदर आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या करनी है, पता करनी है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा, 10, एग्जाम्पल नंबर 10। और एग्जाम्पल नंबर 10 वो मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है जिसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड। मीनिंग क्या हो जाएगा, Fe3O4। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड नाम है, Fe3O4। सबसे इंपोर्टेंट थिंग क्या है, ये किसका उदाहरण है, मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है, मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है। तो यहां पर मिश्रित ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये भी आपको समझना होगा। मिश्रित ऑक्साइड का मतलब है इस प्रकार का ऑक्साइड है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऑक्साइडों के आपस में संयोजन होने से होता है। उसी को आप क्या बोलते हो, मिश्रित ऑक्साइड बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, मिश्रित ऑक्साइड बोलते हो। तो यहां पर अब आप देखोगे तो इसका निर्माण किससे हुआ है,
तो निर्माण की जब भी आप बात करोगे तो Fe3O4 है, इसका निर्माण होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण किससे हुआ था, अमोनियम प्लस नाइट्रेट से, उसी प्रकार से आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो आपके पास मिश्रित ऑक्साइड है Fe3O4, इसका निर्माण एक्चुअल में किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है आयरन ऑक्साइड, मतलब FeO प्लस Fe2O3। तो ये यहां पर आप अगर इसको देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि कितने प्रकार के ऑक्साइड आ गए, दो प्रकार के। पहला वाला ऑक्साइड कौन सा है, FeO, और दूसरा वाला ऑक्साइड कौन सा है, Fe2O3। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो देखो आयरन का नंबर कितना हो गया, दो यहां से, एक यहां से, कितना हो गया Fe3, ऑक्सीजन तीन यहां से और एक यहां से, कितना हो गया O4। इसीलिए मैंने Fe3O4 को कौन सा ऑक्साइड बोला है, मिश्रित ऑक्साइड। क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो दो प्रकार के ऑक्साइड से हो रहा है। और अब यहां पर अगर आपको आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी है कि मैं यहां पर आयरन है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है, तो कैसे प्राप्त करोगे, आयरन ऑक्साइड में और Fe2O3 दोनों में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर लीजिए, इजीली आप क्या कर लोगे, पता कर लोगे। तो यहां पर देखूंगा मैं FeO, तो यहां पर देखो इसका सोल्व कर रहा हूं मैं, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो यहां पर इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूं मैं, व्हाइट कलर से मेंशन कर देता हूं। अगर मैं बात करूंगा FeO के लिए तो X कंसीडर कर लिया, एक ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद -2, कोई आवेश नहीं है तो कितना हो गया 0, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास +2 हो जाएगा। मतलब यहां पर FeO टाइप का ऑक्साइड है, उसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी +2 होती है। दूसरा बात करूंगा मैं कौन सा, Fe2O3, तो यहां पर देखिए इसको अलग कलर से शो करता हूं, तो मैं ये लीजिए इसको अलग कलर से शो कर रहा हूं। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या पता करना है, यहां पर भी आयरन को X कंसीडर करता हूं, 2 आयरन के लिए 2X हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद -2, उदासीन है तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 2X - 6 इक्वल टू 0, 2X इक्वल टू +6 और X इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, मीनिंग कितना हो गया +3। तो यहां पर आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो आयरन Fe3O4 है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे FeO3, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है। और अगर आपको इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है कितना होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है। +2 किसका होगा FeO का, और +3 किसमें होगा आयरन Fe2O3 में होगा। नेक्स्ट वाला उदाहरण देखिए, लास्ट उदाहरण है, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके जितने भी अपवाद थे या जितने भी स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल थे सबको अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 11। लास्ट एग्जाम्पल है आज के लेक्चर का, 11 नंबर का एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। ये लीजिए, सबसे पहले तो मैं इसका नोमेनक्लेचर मेंशन करता हूं, सोडियम टेट्राथायोनेट, ये होता है इसका नोमेनक्लेचर सोडियम टेट्राथायोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला आता है इसका Na2S4O6, और इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या किसकी प्राप्त करनी है, सल्फर की। तो सल्फर की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है इसको आपको यहां पर पता करना। तो डायरेक्ट इसकी संरचना देखिए, क्योंकि संरचना से ही सोल्व होगा, तो साधारण विधि है कैलकुलेशन करने की, उससे ये सोल्व नहीं होगा। सोडियम टेट्राथायोनेट, तो यहां पर देखिए संरचना किस टाइप से बनेगी, 4 सल्फर है तो आपको क्या करना है, सल्फर है इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्डेड करना है। ये तो हो गया पहला वाला सल्फर, और एवरी सल्फर से मीनिंग जो आपके टर्मिनल वाले सल्फर है वहां पर O-, 2 सोडियम आ रहा है तो O- से इंटरेक्ट कौन कर लेगा Na+। ये तो हो गई यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 की बात करूंगा तो सेम टाइप से मेंशन कीजिए, S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, ऊपर नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा Na+ आ जाएगा। अब आपको ये भी बताया कि सल्फर के संयोजकों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों यूनिट की बात करूंगा तो मैं कितने बंद बना लिए, सल्फर ने 5 बंद का निर्माण कर लिया, 2, 2, 4 और 1, 5, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। और इस वाले सल्फर के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। अब आप इसका फॉर्मूला देखोगे, Na2 2 सोडियम लगा दिए, O6 6 के 6 आपने ऑक्सीजन लगा दिए, S4 लेकिन आपने कितने सल्फर का यूज किया है, 2 सल्फर का यूज किया, तो क्या रिमेनिंग रहेगी, 2 सल्फर और रिमेनिंग रहेगी।
तो यहाँ से किस टाइप से इसकी आबंधन होगा, क्योंकि जो सल्फर है वो 2 संयोजकता भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है, क्योंकि उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगा, ये सल्फर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में संरचना होती है सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6। अब यहाँ पर आपको सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, तो कितने सल्फर उपस्थित है, 4। तो चारों की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए कितनी कितनी आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है उसके जितने भी बंध है सभी बंध को क्या कर दीजिए, विखंडित कर दीजिए। तो ये लीजिए, मैं सबसे पहले इस वाले सल्फर की बात करता हूं। जो इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वही किसकी आएगी, इस वाले सल्फर की आएगी, क्योंकि दोनों की संरचना आबंधन क्या है, एक प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए 2 बंधों को तोड़ा तो ऑक्सीजन की साइड तो -2 और सल्फर की साइड क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। सल्फर सल्फर के मध्य सहसंयोजक बंध है, विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है, सहसंयोजक बंध है, तो अगर इस वाले बंध को तोड़ोगे तो इधर भी 0 आएगा और इधर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता, दाता पर +2 आता और ग्राही पर -2 आता, लेकिन यहाँ पर बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध है, तो दोनों पर ही क्या आएगा, 0 0, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। इस वाले बंध की बात करूंगा तो 2 बंध को तोड़ना है, ऑक्सीजन की साइड -2 और इस वाले सल्फर की साइड कितना आ जाएगा, आपके पास +2 आ जाएगा। ये वाले एकल बंध को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन की साइड तो -1, सल्फर पर कितना आ गया, +1। तो टोटल अगर काउंट करोगे तो देखिए कितना ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है सल्फर का, 2 2 4 1 5, मतलब जो फर्स्ट वाला सल्फर है इसका ऑक्सीकरण संख्या तो कितना है, +5 है। दूसरा वाला सल्फर देखिए, यहाँ पर देखो ये सल्फर सल्फर से आबंधित है, ये भी सल्फर इस साइड सल्फर से आबंधित है। तो अगर इस वाले बंध को अगर आप तोड़ोगे तो इधर भी कितना आएगा, 0 आवेश आएगा, इधर भी कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सल्फर सल्फर के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर है ही नहीं। तो यहाँ पर सेकंड वाले सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 0 आ गया। तीसरे वाले की बात करोगे तो देखो ये वाला बंध तोड़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर भी सल्फर के साथ बंध बना रहा है, सल्फर सल्फर के मध्य, तो इधर भी 0 इधर भी 0, वापिस से तीसरे वाले सल्फर का भी ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, 0। और फोर्थ वाले की संरचना फर्स्ट वाले की सिमिलर है, तो मतलब कितना आ जाएगा, +5। तो ये एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम टेट्राथायोनेट है उसमें 4 सल्फर है, जिसमें से 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी होती है, +5 और +5 होती है, और रिमेनिंग जो 2 सल्फर है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। जितने भी आपके ऑक्सीकरण संख्या के अपवाद थे, स्पेशल केस थे, उनको अपन ने इस वाले वीडियो सेशन में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। इसके बाहर आपके IIT, नीट, जेट और ICR एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं आती है। और जो इसका पार्ट नंबर 1 था, जिसमें अपन ऑक्सीकरण संख्या को गणना करने के लिए कुछ नियमों का अपन ने अध्ययन किया था, तो ये आपका जो ऑक्सीकरण संख्या वाला टॉपिक है ये बाइंड अप होता है, फिनिश होता है। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।